आप सभी को विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह की बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी स्वर्ण पदक विजेताओं को उनके अथक प्रयासों और उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मैं उन सभी छात्र और छात्राओं को भी बधाई देता हूं जिनको आज यहां उपाधि से सुशोभित किया गया है। वह मैं आशा करता हूं कि आप सभी देश के विकास में योगदान देते हुए अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। कुलपति के प्रतिवेदन द्वारा ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय में गत वर्ष में शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। इसके लिए मैं कुलपति व सभी कार्मिकों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस विश्वविद्यालय को उच्च मुकाम तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। कृषि की महत्ता हम सभी को ज्ञात है। जीवन की 3 सबसे बड़ी जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान में रोटी और प्राकृतिक रेशे वाला कपड़ा कृषि से ही आता है। हमारे देश में कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18% रह जाने के कारण यह नहीं है कि कृषि में विकास नहीं हो रहा, बल्कि देश में विकास के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास अधिक तेजी से हुआ है, जो एक विकासशील देश में होना अवश्यंभावी है। कृषि का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी हमारे देश की 58% जनता कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जो देश के विकास का महत्वपूर्ण अंग है। कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, उद्यमियों और विद्यार्थियों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर न छोड़ें और कृषक वर्ग को आय सुरक्षा प्रदान करने में अपना योगदान दें। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पर तो मरु क्षेत्र में कृषि विकास की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुसंधान, नए उद्यमों व नवाचार की अभी बहुत गुंजाइश है। इस क्षेत्र में काफी कुछ किया गया है और काफी कुछ किया जाना बाकी है। वैश्वीकरण के प्रभाव से कृषि क्षेत्र अछूता नहीं है। वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए कृषि उत्पादों में गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। मरु क्षेत्र में स्थित यह विश्वविद्यालय राज्य का पैतृक कृषि विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के किसानों के लिए चना, मूंगफली, सरसों, कपास, मोठ और चारे की फसलों की उत्कृष्ट किस्में विकसित की है। आज कृषि शिक्षा की ओर विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है। इसे देखते हुए मुझे कृषि का भविष्य उज्जवल नजर आता है। जल संग्रहण व जल का सर्वोत्कृष्ट उपयोग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर बृहद स्तर पर काम किया जा सकता है। मुझे ये जानकर खुशी है कि विश्वविद्यालय की प्रत्येक इकाई में सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में मूंगफली, चना, ग्वार, खजूर, कपास आदि काफी अच्छा उत्पादन होता है। औषधि पौधों, ऑर्गेनिक उत्पादों, इंटीग्रेटेड फार्मिंग आदि क्षेत्रों में काम की अपार संभावनाएं हैं। असिंचित भूमि उर्वरक, कीटनाशकों व अन्य रसायनों का प्रयोग कम होता है व साथ ही पशुधन की संख्या इस क्षेत्र में अधिक है। इन्हीं कारणों से यह क्षेत्र जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार माध्यमों से इस पर और अधिक काम किया जाए। यह मानव स्वास्थ्य व जलवायु दोनों के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगा। बागवानी फसलों में गत वर्षों में किन्नू, खजूर, अनार, बेर, आंवला आदि का क्षेत्रफल बढ़ा है। अन्य कई फसलों जैसे चना,
मूंगफली, ग्वार इत्यादि का भी उत्पादन इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। कटाई के बाद प्रबंधन व प्रसंस्करण पर शोध करने पर व उसे प्रचलित करने की दिशा में विश्वविद्यालय और अधिक काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छे उत्पादन के बाद भी किसान को उनकी उपज का सही दाम ना मिले तो उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। लघु और सीमांत जोत वाले किसान कम उपज या ऋण के बोझ से ग्रस्त है। कृषि सूचना के अभाव में मंडी तक जा ही नहीं पाते। कृषि विपणन में सुधार लाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। इनमें उपज की मंडी से बाहर खरीद, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, निजी मंडियों की तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंजूरी जैसे कदम प्रमुख हैं। आज के युग में जब हम वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हमारे किसान कृषि उत्पादक संघ बनाकर सहकारिता के सिद्धांत के साथ काम करें। विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करके किसानों की बीज खरीदने से लेकर विपणन तक की सहायता कर सकते हैं। यह क्षेत्र पहले ही काफी गर्म है और जलवायु परिवर्तन का यहाँ पर और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। यह उचित समय है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हुए इनसे निपटने की तैयारी रखें। इस दिशा में जो भी अनुसंधान अथवा परिवर्तन करने हैं, उनकी तैयारी करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की कोशिश करें, लेकिन विकास की रफ्तार पर विराम न लगने दें। वैज्ञानिकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में वैज्ञानिकों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सभी कृषि विश्वविद्यालयों को समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समन्वित तरीके से परियोजनाओं पर काम करना चाहिए, ताकि प्रदेश के समन्वित विकास की ओर बढ़ सके। भारत ऐसा देश है जहां नौजवानों की संख्या अधिक है। इन युवाओं की ऊर्जा और समझदारी से हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज अनेक सरकारी योजनाएं आपके उद्यम को शुरू करवाने में सहायक हैं। आज आपके पास आपके सपने पूरे करने व मकाम हासिल करने के अनेक अवसर हैं। बस जरूरत है कि आप अच्छी कार्य योजना बनाकर इन अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ें और देश की प्रगति में भी भागीदार बने। मुझे आशा है कि सभी युवा देश में कृषि क्षेत्र व किसानों की स्थिति सुधारने में महती भूमिका निभाते हुए कृषि को एक लाभकारी उद्यम बनाने में सहयोग करेंगे, ताकि भविष्य में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रुझान बढ़ सके। कोविड-19 की महामारी ने जीवन के परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। इसके अंतर्गत अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। आज संपूर्ण विश्व इस परेशानी से जूझ रहा है। वह सभी पूर्ण सतर्कता के साथ इस महामारी को हराने में लगे हैं। अचानक आई इस विपदा ने मानव जात को संकट में डाल दिया है, किंतु हम सभी ने इस परेशानी का पूरे साहस के साथ सामना किया है। हार नहीं माना है, न मानेंगे। आज उद्यमों के नए रूप सामने आए हैं। डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है। छोटी व बड़ी सभी उम्र के लोगों ने इसका प्रयोग सीखकर काम करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े आयोजन डिजिटल तरीकों से हो रहे हैं। कोविड महामारी के समय में भी कृषि क्षेत्र में शुरू में कुछ क्षेत्रों को नुकसान हुआ, पर सरकार, उद्यमियों और कृषकों के मिले जुले प्रयासों की वजह से अच्छे परिणाम सामने आने शुरू हो गए। इस महामारी के समय जिस तरीके से ग्रामीणों को शहरों से अपने गांव की तरफ दौड़ना पड़ा, वह अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि ऐसे प्रयास किए जाना चाहिए कि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिले
यद्यपि सरकार द्वारा इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है, बी वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए आप मुखर होइए। बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। ये लोकल स्थानीय जो है उद्यम या उत्पादन, ये अंत में विश्व के अनेक देशों में भी जा सके, इस प्रकार की मुखरता प्रदान करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गांव में ही व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अपने क्षेत्रों की संभावनाओं को पहचाने, लोकल को वोकल बनाने की आज आवश्यकता है, तभी देश का संतुलित विकास और देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज के ग्रामीण क्षेत्र भी नवाचारों को अपनाने और इनका प्रयोग करने में पीछे नहीं है। आज किसान भी नई चीजों को समझना चाहता है और इनका फायदा उठाना चाहता है। वह भी आधुनिक तकनीकियों, खरीदारी, विपणन व सूचना के लिए डिजिटल तरीकों को अपना रहा है। आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तकनीक जहां अवसर व सहूलियत प्रदान करती है, वहीं यह चुनौती भी है। इसलिए हमें इसके उपयोग में समझदारी व सही चुनाव करने की आवश्यकता है। विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हुए वह शिक्षा को विश्व स्तर का बनाने के लिए सरकार बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना करती है और इसके सिद्धांतों के साथ संरेखित करती है, ताकि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। नई शिक्षा नीति में सभी के लिए समान नियम होंगे। इसमें छठी कक्षा से ही व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे देश में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा और हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। 26 नवंबर 2019 को पूरे देश में 17वां संविधान दिवस मनाया गया। संविधान हमारा मार्गदर्शक है तथा संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, परंतु संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे कर्तव्यों को भी बताया गया है। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जानें और इनके अनुरूप ही व्यवहार करें। हमने संविधान के मूल उद्देशिका को और मूल कर्तव्य को 51 को भी पढ़ा है। आप लोगों ने सुना होगा, हमने आग्रह किया है कि मूल कर्तव्य 11 हैं, इसको स्वयं अपने जीवन में आचरित करते हुए लोगों के सामने एक अच्छे नागरिकता का आदर्श हम प्रस्तुत करें। आज जब हम संविधान पार्क का शिलान्यास कर रहे हैं, इसके मूल में भावना यह है कि आम जन को संविधान की जानकारी हो। विशेष तौर पर विश्वविद्यालय के युवाओं को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे युवा इन बातों को अच्छी तरह समझकर अपने व्यवहार में अमल में ले आए। संविधान की व्यापक जानकारी के लिए समय समय पर इस पर विचार विमर्श, गोष्ठियां, सेमिनार, पैनल डिस्कशन आदि आयोजित किए जाएं, ताकि
समाज के अंदर संविधान के प्रति उसके बारे में जानने के लिए, उसके मौलिक अधिकारों को, उसके कर्तव्यों को, उसके उद्देशिका को, और साथ ही साथ क्या क्या सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से लोग उत्कंठित हों, लालायित हों। इसलिए इस प्रकार की जागरूकता, इस प्रकार की गोष्ठियां इसके लिए बहुत आवश्यक है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज के नौजवान विद्यार्थी व शिक्षक इन बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र व देश की प्रगति में सहायक होंगे। मैं एक बार फिर से सभी उपाधिकर्ता छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में और भी अपना परिश्रम करते हुए अच्छे कार्य की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से, अपने प्रतिभा के जरिए से देश का नाम, विश्वविद्यालय का नाम सर्वोपरि बनाने में सक्षम हो सकेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।